जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं समसामयिक घटना चक्र के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं शशधर दुबे एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कुछ नई चीजों को लेकर के, नए प्रयोग के साथ कि आपकी परीक्षाओं में कैसे अंकों की अभिवृद्धि की जाए। इस बात का विशेष ध्यान हम लोग सदैव ही रखते हैं। शोध परिचर्या तो चलती ही रहती है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप एक चीज देख रहे होंगे, आर्थिक परिदृश्य। यहाँ पर दृष्टि जो आंख वाली के नाम से फेमस है पूरे आपके इस विद्यार्थी समाज में, बहुत उपयोगिता रखती है, उपादेयता रखती है। उसको और कैसे उपयोगी बनाया जाए। अभी वर्तमान में जो आरओ की परीक्षा लगी हुई है, 20-22 दिन का लगभग समय बचा हुआ है, और इसमें अंतिम मोमेंट पर रिवीजन करना और रिवीजन करके अपनी चीजों को अपने मस्तिष्क में स्थापित करना, ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। चुनौती भी है और मजेदार भी है, क्योंकि अगर हम कुछ नए प्रयोगों के साथ आपसे जुड़ें और नई तौर तरीकों से आपका परिचय कराएं, रूबरू आप हों, तो कहीं ना कहीं ये कुछ सहजता आप महसूस करते हैं और आपकी थोड़ी सी जिज्ञासा भी होगी कि क्या कुछ हम लोग आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो यहां पर देखिए, एक चीज तो यह है कि अब तक की जो एक परिपाटी रही है कि हम एक बुक पब्लिश करते हैं पूरी मेहनत के साथ, हर एक तरीके से वो आप तक पहुंचती थी और यहीं तक भूमिका सिमटी हुई थी। कहीं ना कहीं इस भूमिका में थोड़ी सी अभिवृद्धि हम लोगों ने तब कर लिया जब हम वीडियो ऑडियो के माध्यम से भी आपसे जुड़े। जब जुड़ाव हुआ तो कहीं ना कहीं से जो चीजें आपको हम बुकिश फॉर्मेट में देते थे किताबी रूप में, उसको कहीं ना कहीं से हम लोग क्या करते थे कि उसकी एक रीडिंग प्रस्तुत कर देते थे कि बहुत सारे विश्लेषण के लिए तो उसमें स्थान होता नहीं था, कम समय होता था, तो कहां से विश्लेषण या उसके थ्योरी पार्ट में हम कहां ही जा सकते हैं। तो इसलिए होता क्या था कि बस एक इसकी रीडिंग भी आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती थी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं रहा, फिर कुछ और तरीके भी ढूंढे गए और उन नए तरीकों में एक हम लोगों ने देखा कि चूंकि हम किसी भी ज्ञान का जो अर्जन करते हैं वो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना। और उसमें से हम लोगों ने देखा कि हम सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं या बोलने का काम कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इसमें सिर्फ देखने और बोलने तक ही हम सिमट के रह गए हैं। सुनने के लेवल पर एक और यूनिट को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या ही बात बनती। तो इसको एक प्रयोग धर्मिता के रूप में हम लोगों ने इस बार लिया और कहीं ना कहीं से ये जो आपकी पूरी बुक है, इसमें आप जगह जगह पाते होंगे कि हर एक घटना या किसी भी घटना की अगर चर्चा की गई है तो वहां पर एक क्यूआर कोड आपको मिलता है। अब देखिए, क्यूआर कोड आप जैसे ही उसको अपने मोबाइल में, आपको बहुत तकनीकी से ज्ञान आपको इतना है, आपको पता भी है कि क्यूआर कोड को आप स्कैन कर ही लेते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और क्यूआर कोड को स्कैन जैसे ही आप करते होंगे, आप तत्काल ही यूट्यूब के किसी एक ऐसे हिस्से में चले जाते हैं जहां से एआई जनरेटेड, यानी वो जो चीजें आपको वॉइस फॉर्मेट में ऑडियो वीडियो की अब जो चीज मिलेगी, पहली बात तो वो एआई जनरेटेड है, उस पर हम लोगों ने बहुत सघन काम किया हुआ है। और उसमें एआई जनरेशन भी कुछ इस तरीके से हुआ है कि वार्तालाप के रूप में, प्रश्नोत्तरी के रूप में, मेल फीमेल एक दूसरे से कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इस रूप में मुद्दों में कहां पर उनको विस्मय हो रहा है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या, तो अगला उसका उत्तर दे रहा, हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको उसमें जैसे ये होता है कि बोरिंग होना या बोर हो जाते हैं कि ऊब ऊब रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप लिंक से उस YouTube तक पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, इनकी जो वार्तालाप हैं वो कहीं कहीं बचकाने तरीके से हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाली गई हैं बीच बीच में। तो ये एक प्रयोग धर्मिता, और जब उन चीजों को आप सुनते हैं और ऐसे समय में जब आपके पास समय बहुत कम है तो आपको चीजें और अस्थायित्व तो आपके मस्तिष्क में हो जाती हैं। इसीलिए इस बार संस्था ने यह भी प्रयास किया कि आपको यहां से एक रीडिंग ना प्रोवाइड कराई जाए। रीडिंग के लिए आप देख ही रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग इसी चीजों को लेकर के रीड कर दे रहे हैं या उसमें थोड़े बहुत विश्लेषण दे दे रहे हैं। ठीक है, वो भी एक तरीका है, उसके लिए भी हम लोग सहृदयता अपनी रख रहे हैं पूरी पूरी। लेकिन यहां पर संस्था की जो सबसे बड़ी बात है नवाचार, यानी उस नवाचार से कैसे फिर से एक और कदम आगे बढ़ा जाए। तो इस बार यहां पर कई सारे क्यूआर कोड्स अभी आप देखेंगे भी इसमें तमाम जगहों पर, और उससे आपको जोड़ दिया गया है। तो अब एक बार आप उसको पढ़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं से उसको एक बहुत ही रुचिकर तरीके से आपके कानों में, आप मान लिए लेटे हुए कमरे में थक गए हैं, लेट गए हैं या रात में पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं चली गई है, तो कानों में लगा लिया, सुनते चले जा रहे हैं।
तो उसका एक अलग ही है कि आपका समय कहीं से भी किल नहीं होगा। और तरीका कुछ ऐसा है कि जो कहीं कहीं आपके मस्तिष्क में तथ्यों को, संकल्पनाओं को अच्छे से स्थापित कर देगा कि जब आप परीक्षा हाल में होंगे और वहां पर प्रश्न के रूप में आपको वह तथ्य या संकल्पना आएगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप उस सही उत्तर को बिल्कुल सटीक तरीके से टिक कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं और इसका अभी हम लोग देखेंगे। और 1 ही घंटे का समय अलॉट किया गया है, लगभग 2-4 मिनट आगे पीछे करके, कि अपनी बातों को समापित करके हम कहीं ना कहीं से बुक फॉर्मेट में, आपको जो चीजें मिल चुकी हैं, आपके पास बुक पहुंच चुकी होगी, अब उस बुक से आप ऑडियो वीडियो के उस फॉर्मेट में जाइए जो एआई जनरेटेड है, और वहां से सुमेलन करिए अपनी उस किताब का कि एक बार तो आपने पढ़ा है, अब आंख बंद करके उसको आप सुन रहे हैं, तो आपको चीजें वही मिल रही हैं या उससे कुछ अंतरित होकर के मिल रही हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। खैर, तो यहां पर आप देख रहे हैं, जैसे कि चलिए आर्थिक परिदृश्य की बातें अगर हम लोग करें, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे राजकोषीय घटनाक्रम की चर्चा है। मौद्रिक नीतियां होती हैं, राजकोषीय नीतियां होती हैं, दो नीतियों के माध्यम से किसी राष्ट्र के विकास की बातें संपन्न होती हैं। यहां पर राजकोषीय नीतियों का जो निर्धारण करता है वह सरकारें करती हैं, और मौद्रिक नीतियों का निर्धारण वहां की जो मौद्रिक संस्था होती है, अब भारत के लिए मौद्रिक संस्था आरबीआई है तो आरबीआई करती होगी। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, वो आप सब जानते हैं, इसमें कोई नवीनता नहीं है। लेकिन जो नवीनता लिए हुए आंकड़े और तथ्य होते हैं, संकल्पनाएं होती हैं, उन पर हम लोग एक ऐसे सरसरी तौर पर दृष्टि डालते हैं कि भैया ये चीजें हैं और ये आपको मिलेंगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां पर राजकोषीय घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज आप क्या देख पाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान 2024-25। अब यहां पर टॉपिक कुछ ऐसे लगाए गए हैं कि जो बहुत ही महत्व के होते हैं, सबसे पहले लगाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्रमवार तरीके से पूरे वर्ष भर की घटनाओं का एक संकलन आपको इस आय दृष्टि जो होती है इसमें आपको मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के अनंतिम अनुमान 2024-25, और यहां पर आप एक क्यूआर कोड भी देख रहे होंगे जिसकी चर्चा अभी अभी हम लोगों ने की। अब आपके पास किताब होगी ही, मैं ये मान के चलता हूं, नहीं भी होगी तो मार्केट में हर जगह उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। वहां से लेने के बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करते हैं, स्कैनर के थ्रू इस क्यूआर कोड को, वैसे ही ये लिंक सीधे ले जाता है आपको, यानी आपको कहीं खोजना नहीं है, कुछ उस पर सर्च नहीं करना है, ये खुद ब खुद आपको पहुंचा देगा। और वहां आप तत्काल उसको जैसे ही टिक करते हैं वो उसका सिस्टम शुरू हो जाता है, तो आपको चीजें इसकी भी मिलेंगी। अब आप पर हम छोड़ते हैं कि देखिएगा उसमें क्या अंतर आपको दिखता है। बातचीत में भी कई कई तथ्यों में, कई कई संकल्पनाओं में भी थोड़े बहुत अंतर आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आप देखिएगा। अब जैसे ये क्यूआर कोड है, अब कायदे में तो हमें इसमें कोई चर्चा करनी नहीं चाहिए, सिर्फ ये परिचय दिया जा रहा है, इसलिए ये कोई क्लास तो है नहीं, बनती भी नहीं है। तो भैया यहां पर फिलहाल आप देख सकते हैं, जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण अगर बातों की भी चर्चा हम लोग करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2024-25 की जो चौथी तिमाही में अब जीडीपी के जो अनुमान जारी किए गए हैं उसकी बातें हो रही हैं। और यहां पर जीडीपी की वृद्धि दर यहां पर आप देख सकते हैं 6.5% अनुमानित है 2024-25 के लिए, ठीक है ना। प्रोविजनल एस्टीमेट है, एक तरीके से अभी अंतिम रूप नहीं, अनंतिम है। जैसे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने जाते हैं जब कभी आपकी डिग्री या मार्कशीट नहीं आ पाती आपके कॉलेजों से, तो कहीं ना कहीं से वो एक अस्थायी सुविधा आपको प्रदान की जाती है। तो इसी तरीके से अभी वर्ष पूरा बीता नहीं है, बजट सत्र पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो इसीलिए अस्थायी रूप से ये है। और तमाम इसकी जो 4 स्तंभों में बट करके कैसे कैसे मदों का होता है, ये सब थ्योरेटिकल बातें कहीं और जाके हम लोग कर लिया करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं कि 24-25 के लिए अभी आपको क्या समझना होगा कि जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो 6.5 यहां पर अनुमानित है। और यहीं पर आप देख सकते हैं जो वास्तविक जीडीपी, ठीक है ना, यहां पर 9.2% अनुमानित है, ठीक है। तो ये आपके कुछ आंकड़े हो गए। इन्हीं आंकड़ों के साथ अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये आप इसी में और आगे बढ़ते जाइए, यहां पर आप उन्हीं चीजों को देखिए। एक डायग्राम आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि बार डायग्राम के माध्यम से भी चीजों को दिखाया गया है कि कैसे किस तरीके से यहां पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नॉमिनल जीवीए जो होता है उसकी जो संरचना है तीनों क्षेत्रों की, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रों की ये जो संरचना है, इसमें ये बार डायग्राम या पाई चार्ट इसलिए भी दिखाए जाते हैं कि कई बार इन चित्रों को देख करके भी आप समझ जाते हैं कि भाई देखिए तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा तो सबसे ज्यादा है। अब
ये तो देखते ही समझ में आ जाएगा। प्रश्न हो सकता है कि किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज्यादा, भले हमें उसमें परसेंटेज ना भी याद आए, तो ये तो है कि तृतीयक क्षेत्र सबसे ज्यादा है। द्वितीयक क्षेत्र जो कहीं कहीं उद्योगों से संबंधित होता है। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा भूमिका रखता है। द्वितीयक क्षेत्र दूसरे पायदान पर है और सबसे कमतर स्थिति में प्राथमिक क्षेत्र आता है, जो आपका कृषि और संबद्ध क्षेत्र होता है। उसका योगदान देखिए निरंतर ही घटता जा रहा है, ये घटोत्तरी को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं से ये आपको डायग्राम में चीजें मिल जाती हैं। इसी में और आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायग्राम को वहां पर किस तरीके से डिस्कस किया गया है, ये जाइएगा जब आप उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके, वहां और अच्छे से चीजें आपको मिलेंगी। तो ये एक बहुत नवाचार हुआ है, इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और यहां पर देखिए इसके सेकंड हाफ में अगर आते हैं तो यहां पर भी क्या दिखाया गया है कि जीवीए में क्षेत्रवार संरचना में वृद्धि। अच्छा, एक बार बार डायग्राम से दिखा दिया, फिर उसको एक कहीं ना कहीं से चार्ट बना के, ग्राफ बना करके उसमें भी दिखा रहे हैं कि भाई देख लीजिए इस तरीके से भी, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, और उसमें जो भी क्षेत्र आ रहे हैं, क्षेत्रों के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, उनकी क्या ग्रोथ रेट है, वो आपको यहाँ पर स्तंभों में दिख जाएंगी। तो इस बार ये निर्देश है कि पढ़ाना या फिर इसको रीडिंग नहीं करना है, एक परिचय ही दिखाते चले जाना है। यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा जो बिंदु आपको मिल जाता है कि भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि जो डीबीटी रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो एक सिस्टम रहा है, उसने कितना बड़ा जो है एक तरीके से देश को फायदा पहुंचाया है कि जो कहीं ना कहीं से अनुमानित 3.48 लाख, यहां पर आप देख सकते हैं, ये 3.48 लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद किया है। बचाने का मतलब है कि कहीं इधर उधर तितर बितर हो जाता था, वो जो मुख्य लाभार्थी है उस तक ही पहुंचा है, यानी इतना पैसा बचा लिया गया, नहीं तो ये कहां हिसाब से गायब हो जाता था पता नहीं चलता था। तो ये इसकी सफलता को दर्शाता है जो डीबीटी रहा है। अब इसी में आप और चीजों को आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर देखेंगे इसके अगले। अब देखिए यहां पर भी आपको क्या मिल गया है, यहां पर क्यूआर कोड मिल गया है, तो इसके माध्यम से आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर इसमें और भी आगे चीजें अगर हम लोग बढ़ते हैं, 95 पृष्ठ से आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए कई सारे तथ्य तो लिखे गए हैं, लेकिन तथ्यों पर कोई भी चर्चा यहां पर नहीं हो सकती है। मुख्य बातें जहां कहीं दिख जाती हैं मानवीय आधार पर, हम उनकी तो देख लेंगे, पर मुख्य रूप से अब आपको पुस्तक और उस ऑडियो वीडियो के सिस्टम पर ही जाना होगा। ये हम चाह रहे हैं, थोड़ा सा नया है तो असहज सा लग रहा होगा, लेकिन ये असहजता आपके कहीं ज्यादा लाभकारी होगा, इस बात को भी समझते हैं। आगे आने वाले समय में हो सकता है आप इसी चीज की ही डिमांड करें, तो आपके डिमांड को बिल्कुल दूरगामी तरीके से देखते हुए इन चीजों को तैयार किया गया है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं डीबीटी के प्रभाव क्षेत्र जांच करने के लिए 2009 से 2024 तक के आंकड़ों को विश्लेषित किया गया है। बुक वगैरह में सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, आप देखिएगा। और यहां पर ये सारी चीजें होते होते यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि खाद्य सब। अब जैसे यहां पर एक और मुख्य बात कि जैसे ये आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है क्या कि डीबीटी पश्चात युग 2014 से 2024 की जो बातें हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है कि 2023-24 में सब्सिडी व्यय कुल व्यय का 9% तक कम हो गया, जबकि लाभार्थी कवरेज 16 गुना से बढ़कर 11 करोड़ 176 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये आंकड़ों के माध्यम से तुलनात्मक दृष्टि से चीजों को दिखाया गया कि कितने बड़े अंतर आए हैं जब हम कुछ ऐसी इस तरीके की स्कीमें या सरकार चलाती है तब। तो यहां पर देखिए कोविड-19 एक अपवाद है जो कि जिस धारा में चलना चाहिए था उसके विपरीत चला। आपको भी पता है महामारी का दौर था, तो यहाँ के आंकड़े बिल्कुल प्रभावित ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद यहीं पर आप देख सकते हैं खाद्य सब्सिडी की बात भी की गई है, जो 1.85 लाख करोड़ रुपए की बचत के हिसाब से दर्शाई गई हुई। और इसी में अगर हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर मनरेगा और तमाम चीजें हैं, उनके भी आंकड़े यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। क्योंकि आर्थिकी है तो कहीं ना कहीं आंकड़ों के आधार पर ही बातें करेंगे, उनके विश्लेषण भी आंकड़ा आधारित ही होते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं एक और आपको बिंदु मिल जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष। ये आप थोड़ा सा बड़े फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई की शुरुआत अप्रैल 2015 में फंडिंग द अनफंडेड मिशन के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे गैर कारपोरेट असंगठित उद्यमियों को बिना प्रतिभूति यानी कि कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। तो ये चीजें थी।
जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के 10 वर्ष के अंतर्गत और भी कई बातें यहां पर देखने को मिलती हैं कि जैसे 10 वर्षों के भीतर यह योजना वित्तीय समावेशन का प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है। ठीक है, और यहीं पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 92 करोड़ से अधिक ऋण खातों तक 33.65 लाख करोड़ से अधिक राशि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान की गई है। तो ये जो आंकड़े हैं किसी न किसी कथन के रूप में, कथन एक कथन दो, अब तो थोड़ा सा ही पैटर्न चेंज कर दिया है कि वो आपसे और ज्यादा डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट रखते हैं कि एक बात में आप कितने और तथ्य हो सकते हैं, और कई कई कथनों के रूप में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक बार जरूर पढ़िएगा पूरी पुस्तक को, बहुत फायदा आपको मिलेगा। इसी के देखिए सेकंड हाफ में जब आते हैं तो चूंकि भैया इस बार क्षमा प्रार्थी हूं आपसे कि इस बार ये है निर्णय कि भले ही आप हमें कुछ दो बातें सुना लें लेकिन आपको रीडिंग करके नहीं देना है। ये संस्था की तरफ से निर्देश है। क्यों? क्योंकि एक नवाचार को आपके सामने परोसा जा रहा है। तो इस बात के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। रीडिंग नहीं कर पा रहा हूं, नहीं करने का भी निर्देश है। क्यों? क्योंकि एक नवीनता से आपको परिचय कराना है। देखते हैं क्या होता है। अगर ये सक्सेस हुआ तो आगे आपको और भी बड़े रूप में इस चीज को देखने को मिलेगा। अभी ये आपको लगभग हर एक घटना में तो नहीं, लेकिन कई कई घटनाओं में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आईएमएफ रिपोर्ट में मुद्रा योजना को सूक्ष्म उद्यम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहल बताया गया। यानी कि इस मुद्रा लोन को आईएमएफ भी निगाह रखे हुए है, उसके महत्व को समझ रहा है और वह भी कुछ न कुछ कमेंट ऐसा कर रहा है जो कि हमारे देश के लिए या हमारे उन तमाम योजनाओं के लिए पॉजिटिवली ही वो चीजों को बोल रहा है। अब यहीं पर देखिए अगला एक आपको जो बिंदु मिल जाता है कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में। तो इसमें भी 2-3 बिंदु ऐसे मिलेंगे जो महत्व के होंगे। और यहां पर आप देखिए फिर आपको इसी घटना के ठीक नीचे क्यूआर कोड मिल गया है। यहां से पढ़ने के बाद, क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आप ऑडियो वीडियो के उस एआई फॉर्मेट में चले जाएंगे जो वार्तालापमय है, रुचिकर है और बहुत तरीकों से आप तक चीजें पहुंचाई गई हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी इसमें अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अगले 97 पृष्ठ के जो फर्स्ट हाफ है, अगर उसमें हम लोग जाएं तो यहां पर आप देख सकते हैं वही बातें तो चल रही हैं। और इसमें देख सकते हैं आप यहां पर ये देख सकते हैं कि भारत में गैर पेट्रोलियम निर्यात 374.1 बिलियन यूएस डॉलर वित्त वर्ष 24-25 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यहां पर क्षेत्र दिखाए गए हैं और इन मतलब गैर पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम को छोड़ करके, तो यहां पर मुख्य रूप से इंजीनियरिंग वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इन दोनों को के लिए यहां पर जो शीर्ष निर्यात गंतव्य हैं, यानी किन किन देशों को ये गैर पेट्रोलियम वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, यहां पर आप देख सकते हैं शीर्ष में यूएसए है, यूएई है, सऊदी अरब है, यूके है और फिर जर्मनी है। यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए यूएई, यूएसए, नीदरलैंड, यूके और फिर इटली। तो ये जो बॉक्सेस में आपको कुछ आंकड़े पुस्तक में कई जगह आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप जाकर के इसको जरूर से जरूर अच्छे से देख लीजिएगा 2-3 बार। कहीं ना कहीं से ये चीजें आपको ज्यादा महत्व की हैं, परीक्षाओं में आ सकती हैं। और यहीं पर आप देखिएगा एक नोट टाइप का यहां पर लिख दिया गया है कि ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में मात्रा के संदर्भ में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर आ गया है। तो ये भी बड़ी बात है, उपलब्धि के रूप में है और उपलब्धियों को प्रश्न का रूप दे ही देता है कमीशन, ये कोई नई बात नहीं है। और इसी में आप देख पा रहे हैं कि इस बाजार के वर्ष 2030 तक 130 बिलियन यूएस डॉलर और वर्ष 2047 तक 450 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। और इसी में आप देखिएगा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ये सारी बातें आप पुस्तक में देखते हैं। इसके सेकंड हाफ में अगर आइए तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका जो सेकंड हाफ है, देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 बहुत महत्व का आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट और जो सरकारी स्तर पर योजनाएं हैं, ये तीन जो स्तंभ हैं राजकोषीय नीतियों का बहुत ठीक ढंग से संचालन करते हैं। कहिए कि ये तीन घोड़े हैं, इन पर आपकी अगर कंट्रोल है, लगाम है, तो आप समझिए आर्थिकी के क्षेत्र से कुछ नहीं तो 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से लगभग मिल जाते हैं, चीजें आपके कवर में रहेंगी। तो यहां पर देखिए भैया केंद्रीय बजट की बात करें और चूंकि परीक्षा उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश बजट पर भी यहां पर चर्चा है, वो भी आप उसके महत्व को समझते होंगे। यहां पर देख सकते हैं केंद्रीय बजट
26 है, महत्व का था, इसीलिए यहां पर भी आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है। और यहां पर संस्था का ये निर्देशक, इसको कोई इलेबोरेशन ना दिया जाए, कोई इसमें रीडिंग ना ली जाए, कोई इसमें चर्चा भी ना की जाए, हल्के फुल्के स्तर को छोड़ करके। तो बाकी आपको यहां पर एक तरीके से पुश किया जा रहा है कि जाइए, इसको देख लिए हैं तो यहां जाइए और हमें इस बार क्षमा कीजिए। तो खैर ठीक है, यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से आगे बढ़िएगा आप। और इसी के साथ जब आप और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब देखिए, अब उसी में 4 इंजन की भी बात की गई है इस बार केंद्रीय बजट में। निर्मला ताई ने 4 इंजन के माध्यम से कैसे विकास कर रहा है, खैर ये सब भी आपको उसी जो आप ऑडियो वीडियो एआई के थ्रू जनरेटेड है उसमें आप पाएंगे। तो जैसे इसमें महत्व का आप क्या आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि प्रथम इंजन के रूप में किसको देखा गया है, कृषि को देखा गया, प्रथम इंजन के रूप में कृषि को देखा गया है, ठीक है ना। और यहीं पर आप इसी में और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इसके देखिए ग्रामीण संपन्नता और उन्मूलन। अब कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बातें बताई गई हैं, कई योजनाओं के माध्यम से, किन क्षेत्रों को फोकस करने के माध्यम से, वो आपको यहां पर तमाम चीजें मिल जाती हैं। इसी में आप देखिएगा और भी आगे आप देख सकते हैं, दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन चलाया गया है और यहीं पर ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण के लिए भी मिशन के रूप में इसमें काम किया जा रहा है। यहीं पर और आगे अगर आप देखिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि मखाना उत्पादन के लिए बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित किया गया है। यहीं पर राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन का कार्यान्वयन किया गया है और इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 बातें बताई गई हैं कि अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, मतलब किन किन तरीकों से चीजें होंगी इसकी भी चर्चा है। दूसरा आपका क्या कहता है कि उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी तथा जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। और तीसरा क्या कहता है कि जुलाई 2024 के से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। तो इन माध्यम से क्या किया जाएगा, तमाम उच्च जो पैदावार मिशन है इसको कार्यान्वित किया जाएगा। यहीं पर आगे भी देख सकते हैं कि मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में भारत आ चुका है। मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में ये दूसरे पायदान पर है ना। यहीं पर आप क्या देखते हैं कि कपास कृषि की उत्पादकता तथा वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए एक 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन। तो जो कृषि के क्षेत्र में कितनी चीजें, कितने मिशन चलाए जा रहे हैं, ये परीक्षा में तो महत्व के रखते हैं, ठीक है ना। तो इन पर आपकी दृष्टि होनी ही चाहिए और ये आपको ऑडियो वीडियो में भी मिल जाएगा। अब यहीं पर आप इसके सेकंड हाफ में आएंगे तो यहां पर आप देखते हैं, देखिए दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई यानी कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की बातें होती हैं वो एमएसएमई के थ्रू होती हैं। और उस ये एक तरीके से एमएसएमई को भारत के विकास के लिए दूसरे इंजन के रूप में देखा जाता है। पहले इंजन के रूप में आपने कृषि देखा, दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई को देखा। तो इसकी बातें भी आपको ऑडियो बुक से ही मिल जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म उद्यम, मध्यम उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम, यहां पर जो वर्तमान और संशोधित के जो आंकड़े हैं लगभग 2 गुने से 2.5 गुने के अंतर पर हैं, ठीक है। तो ये सब आपको जब पढ़ेंगे तो आपको किताबों में भी मिलेगा और सुनने में भी चीजें आ जाएंगी। इसी के साथ जब आप और आगे बढ़ते हैं भैया तो यहां पर देख सकते हैं कि अब देखिए कैसे कैसे रुपयों का जो अलॉटमेंट हुआ है बजट के माध्यम से वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे कि अगर ये आप देखना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का ये अगले 5 वर्षों में इनको देने की बात की गई है। यहीं पर देखिए स्टार्टअप्स के लिए रुपए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किए गए हैं। और यहीं पर तीसरा आप देख सकते हैं कि उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए यहां पर रुपए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है ना। और यहीं पर आप और आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर एक चीज और पाते हैं
ये आप देख सकते हैं उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों हेतु ₹5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए हैं, यानी शुरू किए गए हैं, अब तक शायद ये नहीं थे। तो जो चीजें शुरुआत हो रही हैं उन पर भी आप फोकस करिएगा, क्योंकि वो परीक्षा में वही कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, तो ये भी इसके आंकड़े हो गए। अब इसी में बहुत सारी बातें आपको उसमें क्यूआर कोड के माध्यम से भी चीजें पता चल जाती हैं, और इसी 1 घंटे में सारी चीजें हम लोगों को देखना है। तो थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं कि ये क्लास नहीं है, एक तरीके से परिचय है, बस परिचय है, और पढ़ना अब कहीं ना कहीं आपके अपने खुद के ऊपर है, पर उसको सहजता प्रदान करने के लिए इसमें ऑडियो वीडियो और प्लस बुक, ये 2 फॉर्मेट में आपको चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो ये परिचयात्मक स्तर पर चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। जैसे इसमें राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की भी बात की गई है, ठीक है, एमएसएमई के ही सेक्टर में मेक इन इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना, उसकी बातें की गई हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं तीसरे इंजन के रूप में, अब तीसरे इंजन के रूप में निवेश, तीसरे इंजन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश, यानी पहला इंजन कृषि था, दूसरा इंजन आपका एमएसएमई है, और तीसरा इंजन आपका निवेश है। तो ये जो तीसरा इंजन है इसकी भी तमाम चर्चा आपको कहीं ना कहीं से इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं अच्छा, इसमें देखिए जो निवेश की बात की भी गई है वो यहां पर बता रहे हैं कि लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश, यानी नवाचार को हर जगह स्थान दिया जा रहा। तो हम ही कैसे पीछे रह सकते हैं आपकी प्रगति में, उस भूमिका को निभाने के लिए नवाचार से हम भी आए दिन जुड़ते ही रहते हैं। तो ये जो आपको कुछ नवाचारित स्वरूप में चीजें मिल रही हैं वो आप तक पहुंच ही रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कई सारी जो, अच्छा इस बुक में भी जब आप जाएंगे तो कई सारे हाईलाइटेड फॉर्म में चीजों को देखेंगे, है ना। उन हाईलाइटेड फॉर्म को भी एक बार आप, ऐसे तो पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब आप लास्ट में रिवीजन के फॉर्म में आएंगे तो कहीं ना कहीं से उन हाईलाइटेड चीजों को भी आप एक सरसरी तौर पर देख करके कम से कमतर समय में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो करंट अफेयर्स है, समसामयिकी का जो क्षेत्र है, वो बड़ा महत्व का होगा। 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन लगभग रहने की उम्मीद है पिछले पैटर्न्स को देखते हुए बदलते परिवेश में। तो ये महत्व की चीजें हैं और जरूर ध्यान रखिएगा इसका। और यह भी देखा गया है कि कई बार जो ये पीसीएस के स्तर की परीक्षाएं होती हैं, इसमें आप अगर आर्थिकी के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर उसके थ्योरेटिकल पोर्शंस पर वो बहुत फोकस नहीं करते हैं, लेस देन 10% और 20% और 15%, इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन लगभग 70% प्लस के दायरे में क्या होता है कि जो वर्तमान में चीजें आर्थिक क्षेत्र में घटित हो रही हैं उस पर उनका विशेष फोकस होता है, और कहीं न कहीं उन तमाम योजनाओं, नीतियों, आंकड़ों के साथ आपसे वो प्रश्न का रूप लेकर के आपके सामने आती हैं। तो अगर इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा कि अगर आपने कोई इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, हालांकि कहना चाहिए इकोनॉमी जीएस के सेक्शन में, तो इकोनॉमी का अगर आपने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है तो अभी उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उस इकोनॉमी के सेक्शन से जुड़े ये जो आपके नवीनतम आंकड़े हैं यही आपको उसमें 100% करने में सक्षम बनाएंगे। तो भैया ठीक है, आइए हम लोग और आगे देखते हैं। इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की बात की गई है, ठीक है ना, और इसमें बहुत सारी बातें की गई जो निवेश के क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगी। और इसी के सेकंड हाफ में आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए आपको ये तमाम बातें यहां तक होने के बाद अब ये चौथे इंजन में आ चुके हैं। तो जो चौथा इंजन है वो कहीं ना कहीं निर्यात को लेकर के है, ठीक है ना। तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और फिर निर्यात की बात कर रहे हैं। तो इस बार इस केंद्रीय बजट की जो खाका है, जो संरचना है, वो कहीं ना कहीं से कई स्तंभों में बांट करके, कई खांचों में बांट करके उसको दिखाया गया है और एक बेहतरीन रणनीति उपस्थित कराई गई है। तो यहां पर निर्यात को लेकर के भी तमाम चीजें दिखाई गई, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया गया है। शुरू किया गया है तो महत्व का हो जाता है। यहीं पर आप देख रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट यानी बीटीएन नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भी स्थापित की जाएगी इन्हीं सब चीजों को प्रमोट करने के लिए। और यहीं पर आप देख रहे होंगे कि बजट में बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है। तो ये भी एक चीज हो गई। अब इसमें बिंदुवार तरीके से तमाम चीजें आपकी चलती रहेंगी। यहीं पर आप देख लीजिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक यानी कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स है, ये शुरू किया गया है 2025 से ही, ठीक है ना।
और इसमें आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित किया गया था और यही सरकार विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2 लाएगी। अब ये उसमें उसने बता दिया कि हम इस वर्ष के किसी भी कोने में जा करके ये जन विश्वास विधेयक 2 को भी ले आएंगे, जिसमें मुख्य बात क्या होगी कि 100 ऐसे कार्य होंगे या 100 ऐसे प्रावधान जिनको कि गैर आपराधिक घोषित किया जाएगा। पहले ही 180 कर चुके हैं। तो ये सारी बातें हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कि 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना में व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव भी किया गया है। तो ऐसे बिंदुवार तरीके से चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि 1 घंटे में बस आपको हम चित्र ही दिखा सकते हैं, इसमें कोई रीडिंग तो ले नहीं सकते। अब ये जो आप देख रहे हैं स्लैब, ये स्लैब पहले के भी हैं, आपने पहले भी देखे हुए हैं, है ना। तो ये स्लैब अभी वही चल रहा है, आप देख सकते हैं। बस इसमें 12 लाख तक के जो टैक्स के लोग हैं, टैक्स पे ही उनको क्या किया गया है, उससे मुक्त कर दिया गया कि वो टैक्स उनको नहीं देना 12 लाख की इनकम तक के। तो ये सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आप इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रमुख तथ्य, यानी उन सारे बातों को जो कि कहीं ना कहीं ऑफिशियली बजट में देखी गई हैं, उसके अतिरिक्त कौन कौन और भी मुख्य बातें जो कहीं ना कहीं वहां छूटी हैं, तो उनको आप यहां पर भी एक समराइज वे में चीजें देख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट का जो आकार है, जो अनुमानित व्यय है, वो आप यहां पर देख रहे होंगे। यहां पर 50,65,345 करोड़ रुपए है। ठीक है ना। वर्ष 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां भी क्या है, 50,65,345 करोड़ रुपए अनुमानित की गई हैं। तो ये आपके आंकड़े हैं और इसमें बहुत सारे आंकड़े आपको ऐसे भी देखने को मिल रहे होंगे। तो ये बजट है भैया, इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको सारी चीजें हैं यहीं पर। आप देखिएगा, अगर उन तमाम चीजों को देखने के बाद भी यहां पर एक पाई चार्ट आप देख पा रहे होंगे कि व्यय के संघटक, व्यय के ही नहीं, अगर यहां पर आप देखिए ये पूरा का पूरा एक तरफ आपको अगर यहां पर व्यय के संघटक होगा तो कहीं ना कहीं प्राप्ति के स्रोत भी बताए गए होंगे। कई बार बजट में क्या होता है कि आय और व्यय की बात करते हैं। आय शब्द, जैसे यहां पर व्यय तो ठीक है, समझ में आ गया कि जो भी पैसा आएगा खर्चा कहीं ना कहीं होगा ही, लेकिन यहां पर आय नहीं लिखा गया, प्राप्ति के स्रोत लिखा गया। प्राप्ति और आय में भी अंतर होता है। अंतर यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कभी कहूं कि भाई आप मुझे 10 रुपए उधार दे दीजिए, तो वह 10 रुपए अगर मैं अपनी जेब में रखूं तो वह क्या मेरी आय हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। वह 10 रुपए मेरी आय नहीं है, क्योंकि उस 10 रुपए पर मेरी एक लायबिलिटी है कि मैं आपको उसे रिटर्न करूंगा, चाहे ब्याज के साथ करूं चाहे बिना ब्याज के करूं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से सरकार का जो कोष होता है उसमें बहुत सारी उधारियां भी शामिल होती हैं। इसी उधारियों के कारण ही सरकार की जो इनकम होती है उसको इनकम नहीं कहते हैं, उसको रेसिप्ट्स कहते हैं, यानी कि जो प्राप्तियां हैं ये प्राप्ति कहा जाता है, उसको आय नहीं कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आय और व्यय और प्राप्तियों के जो संघटक हैं, यहां पर आप देख लीजिए। अब इसमें महत्व की बातें देखने लायक क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है व्यय के संघटक के रूप में, तो यहां पर सारे के परसेंटेज लिखे गए हैं। अब उन परसेंटेज में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा यहां पर देखिएगा 22% करों और शुल्कों के रूप में राज्यों का हिस्सा ये आता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पर देखिए लिखा है 20%। 20% क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उन पर व्यय हो रहा है। यहां पर करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। ये व्यय की जो बात है ये पहले पायदान पर है, तो इसे आप याद रखिएगा। और तीसरा आपका अगर आप देखते हैं तो यहां पर आप पाते हैं ये 16% में 20% जो दूसरा पायदान है वो आपकी ब्याज अदायगी का है, और ये जो आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं ये तीसरे पायदान पर है और इनके लिए 16% व्ययकारिता है इसकी, या यहां पर इसके एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये चीजें हो गई। यहीं पर अगर आप प्राप्ति के स्रोत की बात करते हैं तो इसमें भी देख करके इनके हिस्सों को आप समझ पाते हैं कि आखिर पहले दूसरे तीसरे चौथे पर कौन सा हिस्सा है। कई बार यही पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा किस पर खर्चा किया जा रहा या सबसे ज्यादा आमद किस क्षेत्र से है। तो यहां पर अगर प्राप्तियों की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी एक हिस्सेदारी दिखाई गई है। यहां पर मिसप्रिंट है, बुक में आपको इसके परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। यहीं पर
आगे आप देखते हैं कि बजट का सार, अब अगर ऊपर तमाम बातें पढ़ी, उसके बाद पाई चार्ट के माध्यम से भी कुछ बातों को देखा, कुछ तथ्यों के, विशेष तथ्यों का एक संकलन के रूप में भी आपने एक दो पैराग्राफ देख लिया। अब इतने से भी अगर बात नहीं बनी तो उसके जो मुख्य मुख्य आंकड़े जो कि कहीं ना कहीं पैराग्राफ्स में छितराए हुए थे, उन सब को समेट करके यहां पर एक आप देख रहे होंगे इस तरीके से चार्ट फॉर्म में भी चीजें सजा दी गई हैं कि यहां पर बजट का जो सार है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। प्रमुख मदों पर व्यय बजट अनुमान 2025-26 के नाम से, या फिर तमाम चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, यहां पर देख सकते हैं प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन जो है उसका भी आप यहां पर एक आंकड़े देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप देखने के बाद यहां पर जब आप अगले पृष्ठों पर आते हैं, फिर इसके बाद भी छोड़ा नहीं गया है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के माध्यम से भी कुछ और बातें भी जो महत्व की रही हैं, पूरे वर्ष भर का चूंकि संकलन है, जगह जगह से बातें उठाई गई हैं, तो यहां पर उन चीजों को भी आपको देखने को मिलता है। और यहां पर देखिए आपको क्यूआर कोड फिर मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से इस पर आपको एक और ऑडियो वीडियो जो कि कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग वे में उसको क्रिएट किया गया है, वो आप जाकर के वहां से सुन सकते हैं। ठीक है ना, बाकी यहां आप हमें नहीं सुनिए कोई, हम तो सिर्फ एक परिचय के ही रूप में इन चीजों को लेकर के आ रहे हैं। सुनाने इस बार बिल्कुल नहीं आए हैं, ना पढ़ने आए हैं, ना पढ़ाने आए हैं, बस शुभकामनाओं के साथ आए हैं कि इस नवाचार को आप तक पहुंचाया जा रहा है, इस परिचय को लेकर के आए हैं और यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटा कई बार बहुत परीक्षाओं में प्रश्न का रूप लेते हैं। तो इन जो पाई चार्ट आप यहां पर देख रहे हैं, ये बार डायग्राम है, बार डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें आप जो परसेंटेज देख रहे हैं, कहां बढ़ोतरी के क्रम में है, कहां घटोतरी के क्रम में है, ये भी आप देख सकते हैं, वर्षवार तरीके से देख सकते हैं। जैसे 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, तो यहां पर पूंजीगत व्यय आप देख रहे हैं 2.1 से बढ़कर के 2.5 से बढ़कर के 2.7 से बढ़कर 3.2, यानी कि पूंजीगत व्यय कहीं ना कहीं वर्ष दर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं पर राजकोषीय घाटा जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है, वर्ष दर वर्ष कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। 9.2 था कब, 2020-21 में, फिर 21-22 में 6.7 हुआ और कम हो गया, 22-23 में 6.4 और कम हो गया, 23-24 में 5.6। तो कुल मिला करके ये जो आपको इस तरीके के चित्र दिखते हैं, इनसे आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी हो जाती है, हाँ ठीक है, हमारे दिमाग में चीजें फीड हैं, अगर वहां प्रश्न आ गया तो हम ये चीज कर लेंगे। ठीक है ना, ये देखिए सीढ़ी चढ़ती हुई और सीढ़ी उतरती हुई, तो ये सारी बातें हो गई। अब इसी में और आगे हम लोग अगर देखें, आप इस बुक को ही बस देखते चलिएगा, मध्यम अवधि के परिदृश्य, ठीक है भाई, वो उसी के मुख्य तथ्यों की बातें हैं। और इसमें यहां पर देखिए जो भी आपको बॉक्स में चीजें मिले उस पर आप एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जैसे निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश, ठीक है ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, चीन और सिंगापुर, और इनके परसेंटेज भी दे दिए गए हैं कि किन किन रेशियो में या किन परसेंटेज में इनको हम निर्यात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर देखिएगा। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण आ जाएगा आपको उत्तर प्रदेश बजट 2025-26, यानी कि हर एक घटना के पीछे क्यूआर कोड तो नहीं दिया गया है, लेकिन जहां यह समझा गया है कि यह तो बहुत ही आवश्यक है, इसमें से निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, उसमें आपको क्यूआर कोड के माध्यम से उन ऑडियो वीडियो तक पहुंचाया गया है। और वहां पर यह आपको पूरी छूट है कि आप जाकर के उसको देखिए, समझिए और अपनी बुक पढ़िए और उसका भी फायदा उठाइए, और फिर देखिए कि क्या कुछ आप बेहतर हो रहे हैं। जो पहले परंपरागत तरीके से पढ़ने का सिलसिला था उसको ब्रेक कर रहे हैं, कुछ नए चीजों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि तथ्य इतने सारे हैं कि आप सिर्फ जब हो किताबें उठा लीजिए, कलम से उसको लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, इसी से नहीं बात बनेगी। कहीं ना कहीं से अब आपकी जो और भी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान का अर्जन करती हैं, उनके कई और सेक्टर जो हैं उनको भी धीरे धीरे खोलना पड़ेगा कि भाई आपसे भी हमें चीजें ग्रहण हो, हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो जगें, ताकि हम बेहतर कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें देखिएगा आप, फिर से आपको यहां पर क्या है, विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़ता बजट आकार, अब ये जरूर आप इसको ध्यान में रख के जाइएगा। ये जो आपको बार डायग्राम दिख रहा है, ये 2021-22 में क्या उसके आंकड़े थे, उसके साथ ही 2022-23 में और बढ़ जाता है, 23-24 में और, 24-25 में और 25-26 का जो बजट है वो यहां पर देखिए। अब आप जब उत्तर प्रदेश का बजट वहां पे पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये चीज आपको देखने को भी मिल गई रही होगी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 8,08,736.06 लाख करोड़ रुपए का ये जो बजट है, ये यहां पर
दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद ही आप यहां पर देख सकते हैं फिर से एक यहां पर देखिए सकल घरेलू बचत बचत और सकल पूंजी निर्माण, यानी कहीं ना कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में क्या कुछ रहे हैं वर्ष 2021-22 में और 2022-23 में। दोनों का तुलनात्मक रूप से एक जगह रखने के पीछे क्या होता है, कई बार अगर पीछे का पूछा तो बता दिया, आगे का या वर्तमान का पूछा तो बता दिया, तुलनात्मक रूप से कोई कथन बना के पूछ लिया तो बता दिया। तो बस ये चीजें हैं इसी में। और आप आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये तो देखिए उत्तर प्रदेश के बजट से जुड़ी हुई तमाम बातें, जैसे यहां पर देखिए लिखा है ना कि राज्य सरकार के स्वयं के कर राजस्व की प्रमुख मदें निम्न है। अब भैया ये सारी मदें हैं और इस बार एक ही घंटे में बस इसका परिचय देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर, भू राजस्व, स्टाम्प पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री व्यापार कर, वाहन कर इत्यादि जो भी मद हैं, इनके तमाम जो आंकड़े होते हैं अनुमानित आंकड़े हैं, जो 24-25 के संशोधित आंकड़े हैं, ठीक है ना, जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, जो बजट एस्टीमेट है, और कितने प्रतिशत की जो कमी या वृद्धि हुई है वह परसेंटेज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले बजट की तुलना में हमारा जो वर्तमान का बजट है उसमें किस क्षेत्र को महत्व दिया गया है या किस क्षेत्र के महत्व को घटाया गया है। तो ये चीजें हो गई। और इसी में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा यहां पर की गई है। तो यहां पर देख सकते हैं आपकी 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का जो लक्ष्य है वह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने का है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार की गई है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश इत्यादि। तो ये आपके जो क्षेत्र हो गए। फिर इसमें नीति आयोग 2014-15 से 2022-23 तक के अवधि हेतु राज्यों के राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा है। यह भी एक बड़ी बात है कि नीति आयोग भी उत्तर प्रदेश के लिए पॉजिटिव ही कथन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी पूछा जा सकता है और इसमें यही तमाम बातें बताई गई हैं। इसके तहत ही आप इसके सेकंड हाफ में भी चीजें जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश का बजट है, क्योंकि जब इसमें क्यूआर कोड लग चुका है तो कहीं ना कहीं भी सारी चीजें आपको वहां देखने को मिल ही जाएंगी। यहां पर भी आप देख ही सकते हैं कि जैसे एक डायग्राम के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू भी क्षेत्र ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से किस क्षेत्र को ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है। अब यहां पर रुपया आता है यानी कि जो इनकम का सेक्टर है वो जो प्राप्तियों का रिसीव्स का सेक्टर है गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश के, और जो रुपया जाता है यानी जो एक्सपेंडिचर का सेक्शन है उसमें कहां कहां कौन कौन से मद हैं और सर्वाधिक, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम। इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन आप यहां पर कर सकते हैं। तो इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए बजट सार, जैसे आप केंद्र के बजट में देखा उसी प्रकार से यहां पर बजट का सार में भी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। बजट सार क्या करता है कि जब आपके पास बहुत कम समय होता है तो आप इन चीजों को एक सरसरी तौर पर दिमाग में लेकर के चल सकते हैं। जब आप परीक्षाओं के कहीं ना कहीं बाहर खड़े होते हैं और पन्ने पलट रहे होते हैं तब उस समय आप इन पर नहीं, कहीं ना कहीं इसी पर फोकस्ड हो जाते हैं। इसी टाइप की जो चीजें होती हैं। अब इसी में आप देखिएगा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की मंजूरी। तो भैया अब ये भी हो गया है, अगर आप लोग सफलता पाएंगे तो कहीं ना कहीं से सैलरी आप तक भी आएगी। पहले केंद्रीय स्तर पर लागू होगा, फिर कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर लागू होगा। तो अगर आप आरओ बनते हैं तो आपकी सैलरी का अभी जो मानक है वो कहीं ना कहीं 12-13%, 14% लगभग बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ ही रहे होंगे, उस पर बहुत सारी बातें आप जान भी चुके होंगे और आपको पता भी होंगी। तो खैर यहां पर आप देखिएगा पैन 2 परियोजना से रिलेटेड तमाम बातें बताई ही गई हैं। यहां पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI, हाँ जितने प्रकार के सूचकांक हैं उनका संकलन भी इसी खंड के सबसे अंतिम में भी मिलेगा आपको एक शॉर्टन फॉर्म में, तो वहां पर भी जाके देख सकते हैं। अब यहां पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक भी जारी किया गया है।
ठीक है ना। और इसमें तमाम बातें होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हुआ है। तो ये बड़ा महत्व का बन जाता है कि पहली बार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का हो गया। और इसमें जरूर आप इन चीजों को पढ़िए। तो यहां पर जरा देखिए क्या लिखा गया कि 4 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार 27 सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 704.89 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। और इसमें आप इसके आगे पढ़ते हैं तो इसमें और भी कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में 700 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक के आंकड़े को पार करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है ना, चौथा देश बन चुका है। और जो इसके पहले के 3 देश हैं उसमें पहले नंबर पर अगर आप देखते हैं तो चीन है, दूसरे नंबर पर जापान है और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है। तो चीन पहले, जापान दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे, और चौथे नंबर पे आ गया है भारत, जो कि 700 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर को क्रॉस कर चुकी है उसकी अर्थव्यवस्था। तो ये भी एक बड़ी बात है। यहीं पर आप देखिए सुभद्रा योजना को देख पा रहे होंगे। सुभद्रा योजना कहीं ना कहीं से आप देख लीजिएगा कि ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई गई है। मुख्य बात क्या है कि यह योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उड़ीसा राज्य या ओडिशा सरकार के द्वारा चलाई गई है। और इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए यह योजना आई है। और ये देखिए महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो क्या कहा गया है कि 21 से 60 वर्ष आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों यानी कि 2024-25 से लेकर के 2028-29 के मध्य तक की जो अवधि है उस अवधि में 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना। अब ये 2 किस्तों में मिलेंगे और 2 किस्तों के लिए कुछ विशेष तिथियां चुनी गई हैं, जैसे कि राखी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है उसके तहत। तो 5-5 हजार की किस्तें दोनों दिन दी जाएंगी। और इस तरीके से प्रत्येक वर्ष क्या होगा, 10,000 मिलेगा और 5 वर्षों में 50,000। तो ये 50,000 देने की स्कीम का वितरण कैसे होगा वो भी बता दिया गया है, किन तिथियों पर होगा ये बताया गया है, ओडिशा सरकार के द्वारा चलाया जाएगा ये बताया गया है। तो ये सारी बातें इसकी हो गई। यहीं पर आप देख सकते हैं पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। ठीक है ना। तो ये भी आप देखिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर पर पर्यटन मित्र एवं पर्यटन दीदी नाम से एक राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी और भी बातें इसमें बताई गई हैं, जैसे कि अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव करा सके, यानी कि जो आगंतुक हैं जो पर्यटन करने के लिए विदेशों से आ रहे हैं उसमें भारतीयों को भी अतुल्य कहा गया है कि इनकी भी तुलना किसी भी से नहीं की जा सकती है विश्व के किसी भी देश से। तो अतुल्य भारतीयों के माध्यम से अतुल्य भारत का अनुभव उन पर्यवेक्षकों का, उन पर्यटकों को कराया जा सके, इसीलिए यह योजना चलाई गई है। कौन सी योजना, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना। ठीक है ना। अब इसी में और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो भैया देख सकते हैं केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। ठीक है ना। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली एक यह भी योजना है जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई हैं। अब इसमें भी कुछ विशेष बातें ही बताई गई हैं और इसी में आप इसके सेकंड हाफ में आते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ एक और भी चीजें, जैसे कि पीएम स्वनिधि तथा डे एनयूएलएम या नल्म के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की भी एक सूची यहां पर उपलब्ध कराई गई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है ना। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यहां पर पीएम स्वनिधि योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसको कहा जा रहा है कि डे नल्म या डे एनयूएलएम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने हेतु उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों को सम्मान, उत्कृष्टता को प्रेरणा।
शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है ये परीक्षा का बिंदु बन सकता है। अब इसी में देखिएगा पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी कई सारी बातें बताई गई और ये जो पुरस्कार की श्रेणी है यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ऋण प्रदर्शन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बड़े राज्य हैं उसमें आप देख सकते हैं कि रैंक पहले पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर पंजाब है। यहीं पर आप देखिएगा छोटे एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर लद्दाख है और दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है। और यहीं पर पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात करें तो पहले स्थान पर असम है, दूसरे स्थान पर सिक्किम है। और यहीं पर उत्कृष्टता प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार की अगर बात करें तो पहले पायदान पर महाराष्ट्र है और दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश ने एक स्थान बनाया है तो यही परीक्षा का प्रश्न भी बनता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं पुरस्कार श्रेणी सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले यूएलबी स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि। तो यहां पर भी देखिए भैया ऐसे आपको पूरा मिल जाएगा बुक में ही, आप जाके देखिए 1 घंटे के समय को पूरा होने से पहले हमें अपने अंतिम पृष्ठ तक पहुंचना है, सिर्फ परिचय कराते हुए कि यहां पर देखिए क्या क्या चीजें की गई हैं। तो अब तक जो राजकोषीय नीतियों के माध्यम से, केंद्रीय बजट के माध्यम से, उत्तर प्रदेश बजट के माध्यम से या और भी जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो बातें संचालित की जाती थी उनके क्या क्या योजनाएं रही हैं, क्या क्या उनके आंकड़े रहे हैं, उनकी बातें हुई एक स्तंभ में। और ये जो दूसरा स्तंभ है ये दिखाता है प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम। अब आर्थिकी के क्षेत्र में क्या क्या नीतिगत दस्तावेज रहे हैं, रिपोर्टें रही हैं, क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं जिनका प्रभाव कुछ भी हो लेकिन वह परीक्षा में प्रश्न का रूप लेती रही हैं, तो इसीलिए उसका भी आपको एक स्तंभ यहां पर मिल जाता है। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS जून 2025 बुलेटिन, यानी SRS का मतलब ही होता है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन SRS, ठीक है ना। तो ये जो आपका है यहां पर भी देखिए आपको एक क्यूआर कोड मिल रहा है। यह क्यूआर कोड कहीं ना कहीं आपको पूरा दर्शन करा देगा इस नमूना पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत क्या मुख्य तथ्य हैं और कौन सी ऐसी घटना जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो भैया इन सब चीजों को देखिएगा। और इसमें देखिए जैसे कई बार इस बार 2021 में जनगणना नहीं हो सकी, चाहे कोविड का रहा हो या कुछ भी रहा हो। 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना काफी पीछे रही, इसीलिए इधर की जो परीक्षाएं होती रही उसमें जनगणना से आपके सेंसस से सवाल बहुत कम आते थे या ना के बराबर आते थे या इक्का दुक्का कभी आ गए तो आ गए वरना नहीं ही आते थे। लेकिन इस बार क्या है कि यहां पर जो एसआरएस के माध्यम से जो यहां पर आंकड़े दिए गए हैं, जनगणना तो नहीं हुई है पर कहीं ना कहीं से कुछ एक छोटे मोटे क्षेत्रों में उनका अपना सिस्टम चलता ही रहा है। अगर विभाग है तो शांत तो नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ गतिविधियां करता ही रहा है। और उन गतिविधियों का यह परिणाम रहा है कि उन गतिविधियों के माध्यम से उसके जो भी आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों को उसने प्रस्तुतिकृत किया है। तो कहीं ना कहीं से अब इस पर आपकी निगाह विशेष होनी चाहिए। इसीलिए देखिए यहां पर आपको क्यूआर कोड भी मिल जा रहा कि भैया एक बार यहां पढ़ लीजिए और क्यूआर कोड से वहां जाके सुन भी लीजिए और कुछ हद तक अपना कलम वगैरह भी चला लीजिए, तो इन सब चीजों से हो जाएगा। अब जैसे इसमें आप देखिए क्या क्या पा रहे हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर आप सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में रही है, देख रहे हैं यहाँ पर एक बात आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए और भी कई चीजें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बुलेटिन जारी किए गए हैं। तो जो ये बुलेटिन है, बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से सबसे कम शिशु मृत्यु दर, जो सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रहा है IMR, वो मणिपुर में रहा, यानी प्रति 1000 के पीछे केवल 3 मृत्यु हुई है। तो ये मणिपुर सबसे कम रहा है। वहीं पर जबकि देखा जाए कि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शिशु मृत्यु दर में सबसे ज्यादा रहा है, यानी प्रति 1000 शिशुओं के पीछे 40 शिशु मृत हो जाया करते थे। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। तो यहां पर शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है और वहीं पर यहां पर अभी आपने देखा मणिपुर में सबसे कम है, वहां पर 3 है प्रति 1000 के पीछे। तो यहां पर ऐसे ही बहुत सारे आंकड़े आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि सर्वाधिक जन्म दर, अगर थोड़ा इसको ये देख सकते हैं आप बड़े फॉर्मेट में यहां पर आप देखिएगा सर्वाधिक जन्म दर
बिहार में, ठीक है ना, 26.9 है। और यहीं पर सबसे कम जन्म दर जो है वो 12.1 तमिलनाडु में दिखाया गया है। वर्ष 2021 के संदर्भ में भी बिहार सर्वाधिक जन्म दर यानी कि 25.6 रहा है। ये 2022 का आंकड़ा। अब देखिए वर्ष दर वर्ष आंकड़े आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक सेंसस हो गया और उसमें 10 वर्षों के आंकड़े समाहित करके आपको परोस दिए गए। अब एसआरएस क्या कर रहा है, बुलेटिन के माध्यम से छोटे छोटे अपने वो रिपोर्ट्स जारी कर रहा है, उस काम कर करके कि वो हर साल साल दर साल वो आपको आंकड़े देता ही जा रहा है। तो अच्छा है कि बहुत सारे आंकड़े ना पढ़ने पड़े, मेहनत करिए, इसी बार फुर्सत मिल जाए। तो यहां पर आपने देख लिया। अब इसी में आप देखिएगा तो और भी बहुत सारे, जैसे कि 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो क्रमवार हैं वो भी यहां पर दिखाया गया। जैसे कि शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनका भी यहां पर आपको उल्लेख मिल जाता है। जैसे बिहार पहले पायदान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है शीर्ष जन्म दर के मामले में, और ये रेट अगर पूछता तो 24.2 है। यहीं पर राजस्थान तीसरे पायदान पर, मध्य प्रदेश चौथे पायदान पर और 5वें पायदान पर है मेघालय। यहीं पर न्यूनतम जन्म दर वाले अगर राज्यों की बात करें और केंद्र राज्य या केंद्र शासित किसी का भी इसमें आंकड़ा लेकर के अगर हम बात करें सामूहिक रूप से, तो यहां पर देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है न्यूनतम जन्म दर वाला स्टेट है 10.2 के आंकड़ों के साथ। वहीं पर दूसरे पायदान पर गोवा है, तीसरे पायदान पर चंडीगढ़ है, चौथे पायदान पर तमिलनाडु है और केरल और पुडुचेरी संयुक्त रूप से दोनों ही 5वें पायदान पर हैं। ठीक है ना, तो ये आपने चीजें देख ली। यहीं पर देखिए इतना ही नहीं, ये तो 2022 के आंकड़े थे, यहीं पर कहीं आपसे 2021 के ही आंकड़े ना पूछ ले, इसीलिए इस पुस्तक में देखिए 2021 यानी ठीक उसके पहले का भी आंकड़ा यहाँ पर समाहित कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2021 के संदर्भ में शीर्ष जन्म दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पर दिखा दिया गया है कि बिहार पहले पायदान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर, मध्य प्रदेश तीसरे, राजस्थान चौथे और मेघालय 5वें नंबर पर है। यहीं पर शीर्ष जन्मदर की बात अगर की गई है पिछले साल के आंकड़ों को लेकर के, तो शीर्ष मृत्यु दर की भी बात की जा रही है पिछले साल के आंकड़ों को लेकर के। तो यहां पर देख सकते हैं कि न्यूनतम जन्म दर वाले यानी 2021 का आंकड़ा है। केंद्र शासित प्रदेशों का जो आरोही क्रम है वो क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर गोवा, चंडीगढ़, नागालैंड, त्रिपुरा और पुदुचेरी संयुक्त रूप से। तो ये हो गया। इसी में अब आप देखिए मृत्यु दर की भी बात की गई है। तो यहां पर अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो भारत, अगर भारत संपूर्ण भारत की बात की जाए तो यहां पर 2022 में 6.8 प्रति हजार हो गई है 2022 में, ये उसके आंकड़े हैं। बाकी चीजें आप यहां पर देखते ही हैं। यहीं पर हालांकि 2021 में ये आंकड़ा कितना था, 7.5 प्रति हजार था। ठीक है ना, और यहां पर आप देख लीजिए 2022 में कितना है, 6.8, यानी कहीं ना कहीं हम सुधार में है। मृत्यु दर हमारी घटी है, कम हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन है उसकी प्रत्याशा और अच्छी हुई है या बढ़ी हुई है। तो ठीक है, ये इसकी तुलनात्मक स्थितियों को और भी कभी देखा जाएगा। फिलहाल इसके सेकंड हाफ में अगर आइए तो यहां पर आप और भी कई सारे आंकड़े पाएंगे, बुलेटिन में दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बहुत ही महत्व का, इसको आप जैसे सेंसस के लिए इन आंकड़ों को जरूर आप 1-2 पेज में शॉर्टन फॉर्म में लिख लीजिए। अगर मेरी बात मानिए तो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में लिख लीजिए। 1 2 3 1 2 3 पांचों ना लिखिए तो कम से कम 3 तक तो लिख के ही रखिए, ताकि कम से कम कई बार ऑप्शंस में भी आप उलझा ले जाते हैं, हाँ यही वाला सही होगा। ठीक है ना, वो सब आपको ट्रिक पता है। तो इन पर आप जरूर दृष्टि रखिएगा भैया। और यहाँ पर देखिए समय भी समाप्त होता जा रहा है 1 घंटे का, तो इसी में बहुत सारी बातें देखनी है और ये आंकड़े आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है ना, और यही नहीं, इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो अब देखिए राजकोषीय नीतियों की बातें तो हो चुकी थी। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो 2 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, एक होता है राज्य यानी जो सरकार आप जिसको कहते हैं, और दूसरा उसकी मौद्रिक संस्था। तो राज्य जो होता है वो राजकोषीय नीतियों के माध्यम से संचालन करता है, और वहीं पर उसके जो मौद्रिक संस्था होती है वो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से संचालन करती है। तो ये दोनों ही संचालन करते हैं विकास को लेकर के। राजकोषीय नीतियों की बातचीत हो चुकी है, अब हम लोग देख रहे हैं मौद्रिक नीति की बात। और मौद्रिक नीतियों को संचालित करने का काम कौन करता है, वहां का किसी भी राष्ट्र का जो केंद्रीय बैंक होता है। तो जैसे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, तो इसलिए यहां पर आरबीआई क्या है, मौद्रिक संपूर्ण मौद्रिक नीतियों का संचालन आरबीआई करेगा। अब आरबीआई ने ही कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति वक्तव्य जून में दिया 2025-26 के लिए। तो अब इसमें आप देख सकते हैं यहां पर भी क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड के माध्यम से आपको चीजें वहां पर मिल जाएंगी। इस बार सख्त निर्देश है कि इस
पर कोई भी यहाँ पर स्टडी नहीं करना है, इसको अध्ययन में नहीं ले आना है, मतलब हमारी रीडिंग में नहीं आएगा, आपकी रीडिंग में आएगा। 1 घंटे में सारी चीजों का एक परिचय और क्या नवाचार हुआ है वह आप तक पहुंचाना है, यही हमारा उत्तरदायित्व है। तो इस बात के लिए थोड़ा क्षमा करिएगा। निश्चित रूप से आप काफी अपेक्षाकृत रहे होंगे कि यहाँ पर हम जैसा सोचे थे कि ये क्लासेस ऐसी होंगी वैसी नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए कुछ कारण है। ठीक है, नवाचार से आप तक जुड़ना है। इसी सिलसिले में इन चीजों में और ज्यादा सुधार होगा। आने वाले समय में आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी, आपका जुड़ाव बरकरार रहे। अब यहीं पर देखिए, इन तमाम चीजों को आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं, और ये मौद्रिक नीतियों से जुड़ी तमाम बातें। और यहां पर मौद्रिक नीतियों की बात करते करते जब आप यहां पर आएंगे कि पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24, वहां पर भी आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है। यानी कि हर एक घटना में तो नहीं है, लेकिन आपको कई सारी घटनाओं में जो क्यूआर कोड है, ये एक परिचय कराया जा रहा है कि देखिए जा करके, अगर ठीक ठाक लगे, सही लगे, आपको फायदा समझ में आए, तो आगे इसको और बृहत्तर रूप में भी चीजें लेकर के हम आएंगे। अब फिलहाल यहां पर देख सकते हैं आप, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण जारी किया गया 2023-24 के लिए, और उसका यहाँ पर क्यूआर कोड है। हमसे ज्यादा अच्छे से वो एआई वहां पर पुरुष महिला आपस में वार्तालाप करके आपको बहुत अच्छे से पूरे परिवार का उपभोग व्यय समझा देंगे। ठीक है ना, तो भैया वहां से जाके देख लीजिए और हमें क्षमा कर दीजिए। और इसमें और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आगे बढ़ करके हम ये भी देख लेते हैं तमाम चीजें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। अब बहुत सारे सर्वेक्षण, बहुत सारी रिपोर्टें बराबर आती ही रही हैं, तो उनकी भी देखिए यहाँ पर है। आवधिक श्रम बल 2024 की बातें हुई हैं, और इसमें चूंकि समय बहुत सीमित बचा हुआ है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भारत की अक्षय ऊर्जा नीति 200 मेगावाट के पार। ठीक है ना, तो ये जो आपको तमाम बातें दिख रही हैं, अब ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्रमवार तरीके से यहाँ पर मिलती जाएंगी। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का पुनर्गठन भी हुआ है। ठीक है ना, यहीं पर आप देखिएगा, इसमें जहां पर भी हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहे हैं, उन पर आप जरूर दृष्टि रखिएगा, मेन। और फिर जाकर के वहां पर ऑडियो सेक्शन में आप सुनिएगा क्यूआर कोड को स्कैन करने के माध्यम से। ठीक है ना, और ये सारी चीजें जब आपकी होती जाएंगी, तो आप यहां पर आ जाएंगे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर। यानी कि कहीं ना कहीं से हम लोग चले थे कहां, राजकोषीय नीतियों से, फिर मौद्रिक नीतियों पर आए, और फिर अब आ गए हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर। क्या कुछ बातें हुई हैं, अलग थलग रूप में हुई हैं, या फिर किसी विशेष संस्था के माध्यम से संचालित हुई हैं, उन दोनों को समवेत तरीके से एक साथ इकट्ठा करके यहां पर चीजें परोस दी गई हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25। ठीक है ना, ये आपको आंकड़े जो मिल रहे हैं, देखिए यहां पर भी आपको क्यूआर कोड मिल रहा है, ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्षमा करिएगा, मैं समझ रहा हूं कि आपको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन फिलहाल अब ये चीज है, संस्था की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि एक ही घंटे में चीजों को समराइज करके आप तक पहुंचाना है, तो बस यही चीजें हो सकती हैं। हाँ, यहां पर आप जरूर देख लीजिएगा, ये जो कौन सी फसलें हैं और किनको क्या एमएसपी वगैरह मिला हुआ है, इसके भी आंकड़े आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी में और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024, यहां पर आप देखिए क्यूआर कोड देख रहे होंगे। ठीक है ना, इन पर भी आप देख लीजिएगा कई सारी बातें की गई हैं। जीनोम संपादित चावल, ठीक है, ये जो हेडिंग्स आप देख रहे हैं, ये हेडिंग्स के अंतर्गत बड़े महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर और आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। यहां तक कि राज्यों का क्या क्रम रहा है आगे पीछे का, देखिए अंडा उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों की बातें यहां पर की जा रही हैं। अब उसमें देखिए, आंध्र प्रदेश पहले पायदान पर, तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर कर्नाटक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर बहुत सारे जो कृषिगत क्षेत्रों के उत्पादन हैं, यानी जो पहले एक आर्थिकी अलग से आती है, ठीक है, अगर वह आपके पास ना हो तो कहीं ना कहीं इस करंट अफेयर्स के सेक्टर में आप जा करके ये चीजें देख सकते हैं। ये चीजें आपको इतना तो ही है कि आपको परीक्षाओं में क्या प्रारूप प्रश्न आ सकता है, उसके आंकड़े आपको यहां पर आपको मिल जा रहे हैं। और यहां पर रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना, उसके एमएसपी को लेकर के देखिए, फिर यहाँ पर क्यूआर कोड है, ये वहां से आप कंसर्न कर लीजिए इसको। और यहाँ पर स्पाइसेड, ठीक है ना, ये भी एक स्कीम है। तो इन तमाम चीजों पर हम लोग बस एक दृष्टि डाल रहे हैं, दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं एक तरीके से, बस ये देख रहे हैं कि इस बार इस पुस्तक में क्या क्या चीजें समाहित की गई हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं उद्योग क्षेत्र। अब उद्योग क्षेत्र की भी बातें
हर एक स्टेट जो भी आपके प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी जो भी सेक्टर है सबकी अलग अलग खंडों में बांट करके यहाँ पर चीजें दी गई हैं। तो अगर उधर कृषि की बात की गई, प्राइमरी सेक्टर की बात की गई, तो फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या कुछ बातें हैं कि जैसे 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक अप्रैल 2025 बहुत लेटेस्ट है, ठीक है ना। यहीं पर ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी क्या रही है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। थीम्स क्या रहे हैं वो आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर 8 प्रमुख उद्योगों का प्रदर्शन, कौन कौन से उद्योगों के क्या प्रदर्शन रहे हैं 23-24 में और 24-25 में, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इसी के आगे भैया आप देखिएगा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025, यहीं पर कोयला क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग। तो ये छलांग क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं। वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति सूचकांक 2025 की बातें यहां पर की गई हैं, ये जरा देख लीजिएगा। यहां पर पहले पायदान पर यूएसए है, विश्व रैंकिंग में पहले नंबर पर है। और यहां पर देख सकते हैं यूके, इजराइल, सिंगापुर, कनाडा। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक यानी कि स्टार्टअप जो एक कहीं ना कहीं संकल्पना भारत में भी लागू है वर्तमान में, उस पर ऐसा ही नहीं कि सिर्फ भारत ही काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे विदेशों के भी राष्ट्र हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और वे अपना एक ठीक ठाक पायदान स्थापित करके रखा है। अब कहीं ना कहीं भारत की भी ये सोच है कि हम उनके उस उच्च पायदान में कहीं ना कहीं सेंध लगाएं, तो इसके लिए बराबर प्रयास चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर आपको ये तमाम शहर और देश दोनों चीजें मिल जाती हैं। इसी के आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एमएसएमई वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड, ये यहाँ पर दिया गया सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम, ठीक है ना, निवेश और कारोबार को लेकर के हैं। यहीं पर आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिल गया है, तो ये भी आप देखिएगा कि बहुत बड़ी चीज है, नवरत्न के खांचे में आ चुके हैं। यहीं पर ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 की बातें की गई हैं। और इसी में आगे बढ़ेंगे तो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री सशक्तिकरण योजना 8 नवंबर 2024 को जो किया गया है प्रकाश नड्डा के द्वारा, तो इस पर भी काफी बातें यहां पर आपको मिल जाती हैं। और इसी के तहत आप देख रहे होंगे कि पारस्परिक ऋण गारंटी योजना, बहरहाल इसको पेजेस को सरकाने का भी कोई मतलब है नहीं, मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूं। और चूंकि समय अपने पर्याप्त उसमें हो चुका है, जो निर्देश है उसके अनुसार लगभग 1 घंटे हो भी चुके हैं, तो भैया मेरे क्षमा कीजिएगा। लेकिन यहां पर आप देख लीजिएगा परिचय के स्तर पर जो क्यूआर कोड आपको देखने को मिल रहे हैं और जो यहां पर तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जो इस बॉक्सेस में दिख रही हैं, ये महत्वपूर्ण बातें ही हैं। 5-5 अंकों तक या जो भी महत्वपूर्ण रही है या भारत की क्या स्थिति रही है उन सब के रैंक वगैरह सब चीजें दर्शाई गई हैं, तो इनको जरूर देख के जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम की चर्चाएं भी पूछी जाती रही हैं। इसमें विश्व निवेश रिपोर्ट जो महत्वपूर्ण रिपोर्टें रही हैं उनकी भी चर्चा होती है। उन रिपोर्टों में अगर भारत की कोई संभावना है किसी रैंकिंग वगैरह को लेकर के, ये भी पूछा जाता रहा है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2025, तो ये जो वैश्विक स्तर पर जो भी इकोनॉमिक घटनाएं घटती रही हैं उनकी भी तमाम चर्चा यहां पर हो जाती है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 मध्य वर्ष अद्यतन, ठीक है ना, ये सारी चीजें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह के माध्यम से जो चीजें आ रही हैं। भारत से निर्यात संबंधी अद्यतन आंकड़े आपको मिल जाते हैं। और ये सारी चीजें तो आपको जो चल ही रही हैं, देखिए बीच बीच में जो ये क्यूआर कोड देख रहे हैं, यही क्यूआर कोड अब पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी और क्यूआर कोड के माध्यम से हमें ना सुन करके ऑडियो वीडियो को आपको सुनना है जो एआई जनरेटेड है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ये भूमिका को थोड़ा सा संक्षिप्त किया गया है किसी और चीज को प्रमोट करने के लिए। तो देखते हैं आने वाले समय में ये आपको कितना लाभ पहुंचाएगी। और यहां पर देखिए फिर से आपको क्यूआर कोड मिलता है। इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बन गया है, इसके भी आंकड़े हैं, यहाँ पर क्यूआर कोड भी है वो आपको मिल जाएगा। इसी में तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं, जैसे कि अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बना, ठीक है ना, उसके लिए भी क्यूआर कोड मिल गया है। तो कहीं ना कहीं और रुचिकर तरीके से आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर वैश्विक सूचकांक, अब वैश्विक सूचकांक को निश्चित रूप से आप 2-4 बार जरूर पढ़िएगा। सूचकांकों का बड़ा महत्व है और बहुत ना जानिए तो कम से कम 2-4 प्रश्न तो जरूर ही आपको किसी न किसी रूप में मिल ही जाएंगे सूचकांकों को लेकर के। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि परोपकार के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2025 में, यहां पर आप देख सकते हैं। अब इन परोपकार के क्षेत्र में, मतलब परोपकार
और प्रभावशाली लोगों में। तो भैया देख लीजिए, टाइम मैगजीन इसको निकालती है। मई 2025 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने पहली बार टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी नामक सूची जारी की है। ठीक है ना। यह इनॉग्रल यानी कि शुरुआती सूची विश्व भर के उन 100 परोपकारियों को मान्यता देती है जो अपनी उदारता, दृष्टि और समाज परिवर्तन की प्रतिबद्धता से वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं से अब देखते हैं कोई भारत का भी व्यक्ति है या नहीं है। हालांकि इस सूची को 4 अलग अलग स्तंभों में बांटा गया है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे, एक सूची, एक स्तंभ है टाइटन्स के नाम से, दूसरा है लीडर्स के नाम से, तीसरा है ट्रेल ब्लेजर्स के नाम से, और चौथा है इनोवेटर्स के नाम से। तो ये 4 अलग अलग स्तंभ बांटे गए हैं। और इसमें आप मुख्य बात क्या पाएंगे, जैसे कि प्रमुख टाइटन्स तथा उनके योगदान में आप देखिए, डेविड बेकहम जो कि पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं और लंबे समय से यूनिसेफ के राजदूत भी रहे हैं। यहीं पर माइकल ब्लूमबर्ग, ओप्रा विनफ्रे, ठीक है ना। यहीं पर देख लीजिए मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, वॉरेन बफेट, और यहां पर अब देखिए, यहां पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, यानी इनका भी नाम आ गया परोपकारियों के रूप में। तो आप समझ रहे होंगे ये परोपकारी है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये मुकेश अंबानी और नीता अंबानी उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, प्रभावशाली हैं। अगर सोच होगी कुछ अच्छा करने की तो इनके अंदर एक सक्षमता है उसको उस अच्छी सोच को कार्य करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमारे पास सोच अच्छी होती है लेकिन हमारे पास सामर्थ्य नहीं होता है। तो इस लिहाज से अब शायद ये सूची बनी होगी कि ये प्रभावशाली हैं और अगर अच्छी सोच रखते हैं, इनका कुछ सोशल स्तर पर कुछ ऐसे काम होते हैं तो उनके लिए सूची बनाई गई। तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भारत के उद्योगपति दंपति हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन के जरिए व्यापक सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज ये करते होंगे, या पर्यावरण को लेकर के या फिर समाज में कुछ अच्छा करने को लेकर के, तो इसलिए इनका भी सूची में नाम आया है। एक तो आपके ये हो गए। दूसरे आपके जो भारतीय हैं वो आपके अजीम प्रेम जी हैं जो विप्रो के संस्थापक हैं और भारत के सबसे बड़े परोपकारी दाताओं में अग्रणी हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण नाम आ गए। यहीं पर आप देख सकते हैं भारतीय उद्योगपति मुकेश और नीता अंबानी तथा अजीम प्रेम जी को टाइटन्स श्रेणी में तथा जीरोधा शाह, देखिए जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत को ट्रेल ब्लेजर श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अगर, तो यहां पर मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 भी आ चुका है। महत्व का है, बहुत महत्व का है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में ये पूछे जाते हैं और इन पर आपकी दृष्टि जरूर होनी चाहिए। इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ भी होते ही हैं। इस पर भी समसामयिकी के जो दृष्टिकांक होता है उसमें थोड़े बहुत स्तर पर उसकी थ्योरी की तरफ भी भागने की चेष्टा करते हैं कि जैसे कि ये पहली बार 1990 में प्रकाशित की गई, किसने प्रकाशित किया, ठीक है ना, इसकी अवधारणा किसने दी थी। यहां पर आप देख सकते हैं महबूबुल हक ने दी थी, नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे की बातें हैं, लेकिन चूंकि हो ना हो कहीं ना कहीं थ्योरी को भी थोड़ा सा जान लेना अच्छा होता है। कई बार हमें चीजें पता होती हैं या विस्मृत हो जाती हैं तो इससे एक रिवीजन में और अच्छाई होती है। इसलिए भी ये जो दृष्टि का अंक होता है काफी महत्व का बन जाता है। तो भाई यहाँ पर ये चीजें हो गई। आपने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिल जा रहा है, ये QR कोड मिल जा रहा है। स्कैन करके आप ये मानव विकास रिपोर्ट को समूचा ही वहां और अच्छे से सुन लीजिएगा, हम शायद उतना अच्छा बोल भी ना पाए। तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई और इसी के साथ ही साथ अब आप देखिएगा इसके सेकंड हाफ में भी मानव विकास रिपोर्ट से जुड़ी सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं, देख लीजिए। यहाँ पर असमानता अब जो HDI आ रही है वो कहीं ना कहीं से कई स्तंभों में बट करके आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो 4 स्तंभ हैं कि असमानता समायोजित HDI, वहीं पर लैंगिक विकास सूचकांक GDI, लैंगिक असमानता सूचकांक GII और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI। ठीक है ना। तो ये आपके हो गए 4 स्तंभ। और यहां पर मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की क्या स्थिति रही है
या फिर देशों की रैंक जो रही है वो किन किन, अब देखिए ये भी उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है कि कितने डिजिट से लेकर के कितने डिजिट के बीच में अगर रैंकिंग आती है तो वह किस ग्रुप में शामिल होंगे। तो आप देख ही रहे हैं यहां पर कि जैसे कि जो पहला ग्रुप है यानी कि 0.800 या उससे ऊपर के जो HDI अंक पाने वाले हैं वे क्या है, उनमें 74 देश हैं और रैंक 1 से लेकर के 74 को अति उच्च विकास मार्ग में रखा जाता है। ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। यहीं पर आप बी में देख रहे होंगे 0.700 से लेकर के 0.799 HDI अंकों तक, यानी 8.800 से ठीक एक अंक पहले तक के और 0.700 से शुरू करके इसके दरमियान या इसके बीच में जो वैल्यू रखने वाले कंट्रीज हैं वे क्या हैं, वे उच्च मानव विकास वर्ग में आते हैं। और इसमें जो देश 50 देश शामिल हैं, यानी कि 75वीं रैंक से लेकर के 124वीं रैंक तक, ठीक है ना। यहीं पर आप देखिएगा कि 0.550 से लेकर के 0.699 के मध्य में अंक अर्जित करने वाले जो देश हैं उनकी संख्या 43 है और रैंक 125 से लेकर के 167 रैंक पाने वाले इसी कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी को कहते हैं मध्यम मानव विकास वर्ग। ये मध्यम मानव विकास वर्ग के अंतर्गत आते हैं और सबसे निम्नतम मानव विकास वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं वो 0.550 से जो नीचे के अंक अर्जित करते हैं उस प्रक्रिया में कि जिसके माध्यम से इसका निर्धारण किया जाता है कि कैसे होगा। और कैसे होता है, 3 स्तर पर निर्धारण किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, वो आप लोगों ने थ्योरी में देखा भी है। तो यहां पर इसमें 26 देश आते हैं 168 से लेकर के 193 तक। यानी इससे एक बात और पता चलती है कि जो ये HDI आया हुआ है ये टोटल 193 देशों के प्रति इसकी रिपोर्ट है, ठीक है ना। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, 193। अब यहां पर आप और भी चीजें देख पाते हैं, जैसे ये सारी चीजें देखने के बाद इसमें तो वैश्विक स्तर पर तमाम बातें बताई गई हैं। यहां पर आप ये चीजें देख रहे हैं और ये देखिए एक एक खंड को लेकर के भी, जैसे लैंगिक विकास सूचकांक की बात यहां पर की गई है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी कि जो 4 खंडों में HDI बटी हुई है उनके एक एक खंड के प्रति कौन कौन से आंकड़े हैं या कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं, इन पर भी अलग से शीर्षक लगाकर, हेडिंग लगा करके उनकी भी चर्चा कर दी गई है। तो यहाँ पर आप चीजें देख पा रहे हैं कि लैंगिक विकास सूचकांक को लेकर के, और यहाँ पर उसके फार्मूला वगैरह को भी दे दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक की बात की गई है। अब देखिए यहां पर आप पाएंगे कि सूचकांक में भारत, यानी कि भारत की क्या स्थिति है सूचकांक में, वो यहां पर एक शीर्षक के माध्यम से उसके तमाम बिंदुओं को यहां पर समेटा गया है ना। और ये सारी चीजें यहां पर देखिए इसके सेकंड हाफ में और आगे तक जाती हैं भारत की जो बातें हैं। और ये देखिए यहां पर तमाम बातों के बाद ये आप देख रहे हैं भारत क्या है, 130वीं रैंक पे है, ठीक है ना। तो भारत 130वीं रैंक है और इस और किस ग्रुप में आता है, मध्यम ग्रुप में आता है। तो कहीं ना कहीं से ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बाकी इसके और शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा से लेकर के भी तमाम आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। अब इसी के आगे आप देखिएगा कि विश्व के सबसे अधिक उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची भी 2025 की जो सूची है वो जारी की गई है फोर्ब्स के माध्यम से। और इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल के खेल से आते हैं, एथलेटिक्स में ये सारे खेल भी शामिल हैं, तो ये फुटबॉल के क्षेत्र से आते हैं। पुर्तगाल इनकी राष्ट्रीयता है, यानी ये पुर्तगाल के नागरिक हैं। और इनकी जो इनकम देखी जाए तो ये 275 मिलियन US डॉलर है इनकी टोटल कमाई। यहीं पर आप देख सकते हैं स्टीफन करी, टायसन फ्यूरी, डक प्रेस्कॉट और लियोनेल मेसी, ये भी फुटबॉल क्षेत्र से आते हैं। और ये देख लीजिए आप इनके आंकड़े भी देख सकते हैं, इनकी राष्ट्रीयता भी देख सकते हैं। इसी में और आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये तो कई बार पूछा भी गया है कि विश्व के अरबपतियों की सूची 2025 फोर्ब्स जारी करता है। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी एक QR कोड है, ये ज्यादा अच्छे से आपको वहां पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग वे में चीजों को तैयार किया गया है और कहीं ना कहीं से
हर कोई या तो प्रश्नोत्तरी के रूप में एक दूसरे से बातचीत कर रहा होगा जब आप यहां पर जाएंगे स्कैन करके, या फिर किसी जिज्ञासा के बस पूछेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीजें क्या हैं, तो वहां पर ये चीजें आपको वहां पर स्पष्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये चीजें हो गई। अब इसके आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 भी यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर पहले नंबर पर है। यहीं पर हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का दूसरे पायदान पर, तीसरे पायदान पर इंचियोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया का है, और 5वें नंबर पर जापान का टोक्यो नरिटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 हवाई अड्डे हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कि अवार्ड्स की सूची में 5 भारतीय हवाई अड्डों को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि जो 100 हवाई अड्डों की विश्व स्तर की सूची है उसमें 5 भारत के भी हवाई अड्डे शामिल हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से हवाई अड्डे हैं और उनकी रैंक क्या क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 32वीं रैंक के साथ है उस 100 की सूची में। यहीं पर बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 48वीं रैंक के साथ उस सूची में शामिल है। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 56वीं रैंक के साथ उस सूची में शामिल है। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का 73वीं रैंक के साथ उस 100 की सूची में शामिल है। और मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा का है वो 80वीं रैंक के साथ उस 100 की सूची में शामिल है जो यहां पर आपको सूची दी गई है। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिएगा इसके सेकंड हाफ में अगर आएंगे तो सेकंड हाफ में यह दिखाया गया कि विश्व के सबसे अमीर शहर 2025 हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह सूची जारी की गई है सबसे अमीर शहरों की। तो यहां पर भैया आप देख लीजिएगा, इसमें देख सकते हैं आपकी ये आप देख सकते हैं कि विश्व के सबसे अमीर 50 शहरों की इस सूची में भारत के 2 शहर यानी कि मुंबई और दिल्ली भी शामिल हैं। तो ये भारत के सापेक्ष एक अच्छी बात है एक तरीके से। और यहीं पर आप देख सकते हैं सूची में जहां मुंबई 27वें स्थान पर है वहीं पर नई दिल्ली का स्थान 39वां है। तो ये भारत के 2 शहरों की बात हो गई। और यहीं पर देख सकते हैं ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2025 की अगर बात करें तो यहां पर भी आप कुछ एक आंकड़े पाते हैं। जैसे 11% मूल्य वृद्धि के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस दूसरा सबसे मूल्यवान 21.27 बिलियन यूएस डॉलर के साथ आईटी सेवा ब्रांड है। ठीक है ना। और यहीं पर आप देख सकते हैं जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार एक्सेंचर लगभग 41.50 बिलियन यूएस डॉलर के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। तो यहां पर ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में यहां पर आपने एसेंचर को देखा पहले पायदान पर है। और वहीं पर यहां पर आप देख सकते हैं कि दूसरे पायदान पर यहां देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। तो ये भी एक गौरव की बात है कि कहीं न कहीं दूसरे पायदान पर टीसीएस है, टाटा की कंपनी है जो कि भारत से संबंध रखती है। अभी यहीं पर आप देख सकते हैं और भी कई बातें जैसे कि टीसीएस लगातार 4 वर्षों से दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। यहीं पर आप देख सकते हैं इंफोसिस को लगातार चौथे वर्ष दुनिया के शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांडों में शामिल किया गया है। तो इंफोसिस थर्ड और कहीं ना कहीं भारत की एचसीएल टेक शीर्ष मूल्यवान ब्रांड में 8वें तथा विप्रो 9वें स्थान पर है। अच्छा, इसी में आप एक और भी देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 टाइम मैगजीन के द्वारा एक सूची प्रस्तुत की गई है। 13 सितंबर 2024 को टाइम मैगजीन यानी कि टाइम मैगजीन द्वारा बेस्ट वर्ल्ड कंपनीज ऑफ 2024 की सूची जो जारी की गई है उसमें आप देख सकते हैं कि सूची में शामिल शीर्ष 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर पर है एप्पल, यूएसए की कंपनी है। यहीं पर दूसरे पायदान पर है एक्सेंचर, आयरलैंड की कंपनी है। अभी आपने देखा था कि वह पहले पायदान पर थी किसी मामले में। यहीं पर आप देखिए तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है, यह भी यूएसए की कंपनी है। और चौथे नंबर पर बीएमडब्ल्यू ग्रुप्स है जो कि जर्मनी की कंपनी है। और 5वें पायदान पर अमेजॉन है जो कि यूएसए की कंपनी है। ठीक है ना। तो इसकी सेवाएं अमेजॉन की तो आपने ली भी होंगी कई बार। अब यहां पर देख सकते हैं कि सूची में शामिल शीर्ष 5 भारतीय कंपनियों की भी बात की गई है। तो ये 5 कौन सी भारतीय कंपनियां हैं, जैसे कि 112वीं रैंक के साथ एचसीएल टेक
ये जो है 112वीं रैंक पर है और इसके स्कोर को भी यहां पर दिखाया गया है कि 91 प्लस के इर्द गिर्द के स्कोर हैं। 91.75 ये इसने स्कोर कर रखा है और यहीं पर 119वें रैंक पर इंफोसिस है, 134वीं रैंक पर विप्रो, 187वीं रैंक पर महिंद्रा ग्रुप और 504वीं रैंक पर एक्सिस बैंक आता है। तो ये आपके कुछ चीजें देखने को मिल गई। अब यहीं पर यहां पर आप एक चीज और देख लीजिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा अडानी ग्रुप क्रमशः 646वें तथा 736वें स्थान पर हैं। तो भैया यहां तक की चीजें आपने देखी और ये आर्थिकी के तमाम चीजें रहीं जिन पर कोई ये क्लास नहीं थी, एक तरीके से बस सिर्फ एक परिचय था, परिचय आप तक पहुंचाया गया है। कुछ एक नवाचार किया गया है कि आप हमें या एक मैनुअल तरीके से जो चीजें आप तक पहुंचाई जाती हैं, यद्यपि मैनुअल तरीकों में भी बहुत विशेष बातें होती हैं क्योंकि हम आपकी संवेदनाओं को समझ सकते हैं। एआई तो नहीं समझ सकता, हम समझ सकते हैं समस्याओं को, चेहरा देखकर भी भांप सकते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं और उसके अनुरूप उसके समाधान खोजे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से तकनीकी अगर एक अच्छा सहायक बन रही है तो क्यों ना उस तकनीकी को हम अपने अध्ययन अध्यापन में शामिल करें और जिसके माध्यम से कुछ ऐसा करें कि आप जिन परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं उसमें आप कहीं ज्यादा उच्चतम स्कोर कर सकें। इन्हीं सब बातों को बराबर जब देखा गया और तकनीकी भी इस दुनिया में आ गई तो उससे हम पहले जुड़े और उसका प्रयोग किया। अब उन तकनीकों को आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब एआई के माध्यम से भी चीजें आप तक परोसी जा रही हैं इस उद्देश्य के साथ कि आपको और बेहतर बनाया जा सके। मैनुअली जहां जहां आपको सपोर्ट की आवश्यकता बन पड़ेगी वहां वहां हम बराबर ही खड़े रहेंगे। क्लासेस तो और भी चलेंगी लेकिन फिलहाल अभी ये एक नवाचार था वो आप तक पहुंचाया गया। ये कोई क्लास नहीं थी। मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूं कि हो सकता है आपकी अपेक्षाएं रही हो कि ये पूरी लाइन बाय लाइन या पूरी थ्योरेटिकल या थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें आप तक पहुंचाई जाएं जो कि नहीं हो सकी, तो इस बात के लिए क्षमा करिएगा। लेकिन इस बार आपको एक नया चीज देखने को मिला कि आपकी जो बुक है उस बुक में कुछ एक QR कोड्स हैं और उन QR कोड्स के माध्यम से आप कान में लगाकर या अपने मोबाइल में या अपने किसी भी यंत्र से आप उन चीजों को सुन सकते हैं एक रुचिकर अंदाज में। तो ठीक है भैया, इन्हीं सब बातों को मैं यहीं पर समापित करता हूं और आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, हृदय से शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ईश्वर उनको निश्चित रूप से सफलता प्रदान करे। इन्हीं सब बातों और विश्वास के साथ मैं शशधर दुबे फिर किसी आगामी क्लासेस के लिए आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए और सफलता का परचम फहरा के रहिए। इस बार आरओ में निश्चित रूप से आप सफल होइए, यही मेरी शुभकामना है और फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।